स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन वंडर्स में। अब हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का नागरिक शास्त्र का पहला चैप्टर समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? सैनिक शासन, प्रजातंत्र, राजतंत्र, राजशाही, तानाशाही, गणतंत्र, लोकतंत्र के तीन नक्शे हैं। विश्व के विभिन्न प्रकार के शासन प्रणाली है। विश्व की विभिन्न प्रकार की शासन प्रणाली जैसे राजशाही पहला, गणतंत्र, तानाशाही, साम्यवाद, प्रजातंत्र, सैनिक शासन, लोकतंत्र। ये कुछ प्रकार के शासन प्रणाली है। राजशाही यह प्राचीन शासन प्रणाली है। सऊदी अरब, ब्रुनेई और यूएई में अभी भी राजतंत्र है। यूरोपीय देशों में औपचारिक रूप से राजतंत्र को बनाए रखा है, परंतु इसकी शक्तियों को सीमित कर दिया गया है। इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारें अस्तित्व में है, जैसे ब्रिटेन, पुर्तगाल, स्पेन, डेनमार्क, स्वीडन, जहां पर राजाओं का शासन होता है। गणतंत्र राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। गणपत करके लाता है। यूएस आधुनिक युग का पहला गणतंत्र है। भारत यूएसए गणतंत्र पर क्राउन वंशवाद है, यानी क्राउन प्रिंसेस वंशवाद। तानाशाही इस प्रकार की शासन प्रणाली में समस्त शक्तियों का एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। तानाशाही यानी समस्त शक्तियों की बागडोर एक ही व्यक्ति के हाथ में होती है। अफ्रीकी देशों में यह प्रणाली प्रचलित है, दक्षिण अफ्रीका को छोड़कर। साम्यवाद शासन प्रणाली हिंदी में सोंग में समझ सकती है। साम्यवादी के हाथों में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते। साम्यवाद में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी की सर्वे सर्वा होती है। जनता को मात्र स्थानीय स्तर पर ही मतदान का अधिकार दिया जाता है। वर्तमान में चीन, वियतनाम और क्यूबा में यह शासन प्रणाली व्याप्त है। प्रजातंत्र जनता का शासन है। जिस देश में जनता को शासन के कार्यों में भाग लेने का अधिकार होता है और वह स्वयं शासन का संचालन करती है, उस देश में प्रजातंत्र की व्यवस्था मानी जाती है। सैनिक शासन जनतंत्र के असफल होने पर सामाजिक व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए सैनिक शासन का प्रयोग किया जाता है। जो असामाजिक ताकतें सैनिक शासन के दौरान बल पूर्वक दबा दिया जाता है। सैनिक शासन जिसमें सेना के नियंत्रण में होता है। लोकतंत्र शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, यानी जो शासन करेगा, जिसके पास शक्तियां होंगी, उसका चुनाव लोग करते हैं। इसमें शासक लोगों द्वारा चुने जाते हैं। लोकतंत्र के लिए संघर्ष लोकतंत्र का फैलाव बहुत सरलता से और एक जैसे रूप में नहीं हुआ। विभिन्न देशों में इसने काफी सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। आज भी लोकतंत्र की स्थिरता और उसके टिकाऊपन को लेकर संदेह बना रहता है। चिले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक प्रमुख देश है। सल्वाडोर आयते की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिन्होंने 1970 के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की। राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अन्य कार्यक्रम शुरू करवाए, जिनमें से कुछ निम्न थे। जैसे पहला, शिक्षा प्रणाली में सुधार, जिसमें शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों को मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों के बीच जमीन पर पूरा विवरण, विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसे प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने का विरोध, लेकिन उनकी नीतियों को मुल्क, चर्च, जमींदार वर्ग और अमीर लोग तथा अन्य राजनीतिक पार्टियां पसंद नहीं करते थे। 11 सितंबर 1973 को फौज में उनकी सरकार का क्या कर दिया? तख्ता पलट कर दिया। उन्नीस का सैनिक तख्ता पलट 11 सितंबर 1973 को सुबह नौसेना के एक समूह ने बंदरगाह पर कब्जा कर लिया और रक्षा मंत्री को तब गिरफ्तार कर लिया जब वे अपने कार्यालय पहुंचे। सेना के अधिकारियों ने राष्ट्रपति आयते से पद छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने या देश से बाहर चले जाने से इनकार कर दिया। उसके बाद फौज ने राष्ट्रपति निवास को घेर लिया, उस पर बम बरसाने और अभी इसी फौजी हमले में
राष्ट्रपति आइदे की मौत हो गई थी। इस सैनिक तख्तापलट अगुवाई जनरल आगस्तो पिनोसे कर रहे थे। अमेरिका की सरकार आइंदे के शासन के खुश नहीं थी। उसने तख्तापलट करने वालों की गतिविधियों में मदद की, उनके लिए पैसे उपलब्ध कराए। इस तख्तापलट के बाद पिनोसे मुल्क के राष्ट्रपति बने बैठे और उन्होंने अगले 17 वर्षों तक राज किया। एक लोकतांत्रिक सरकार से चिले में सैन्य तानाशाही की स्थापना हुई। पिनोसे की सरकार जनरल आगस्तो पिनोसे की आयते के समर्थकों और लोकतंत्र की मांग करने वालों का दमन किया, उनकी हत्या कराई। लोकतंत्र की वापसी। लोकतंत्र की वापसी। पिनोसे का सैनिक शासन 1988 में तब समाप्त हुआ जब उन्होंने जनमत संग्रह कराने का फैसला किया। उन्हें भरोसा था कि लोग उनके शासन की जारी रखने के लिए पक्ष में मतदान करेंगे, लेकिन चिले के लोगों ने अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भुलाया नहीं था। उन्होंने भारी बहुमत से पिनोसे की सत्ता को क्या कर दिया? ठुकरा दिया। पिनोसे की सत्ता को ठुकरा दिया। इस प्रकार चिले में राजनीति स्वतंत्रता बहाल हुई। धीरे धीरे शासन में नौसेना की भूमिका खत्म होती गई। बाद में आई सरकारों ने पिनोसे के राज में हुई गड़बड़ियों की जांच के आदेश दिए। इन जांचों से पता चलता है कि पिनोसे सरकार सिर्फ क्रूर ही नहीं थी, उसने भारी भ्रष्टाचार भी किया था। जनवरी 2006 में राष्ट्रपति आइंदे की बेटी मिशेल बेसेले चिले की राष्ट्रपति बनी। अगला चर्चा करेंगे पोलैंड में लोकतंत्र। 1980 में पोलैंड पर जारो जेलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। इस देश में किसी अन्य राजनीतिक दलों की राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों का चुनाव अपनी इच्छा से ही नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को जेल में डाला। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वहीं इस पर भी नियंत्रण करता था। लोकतंत्र की वापसी। 1988 यानी 1988 में सोलिडेरिटी ने फिर से हड़ताल करवाई। लेक वालेसा ने इसकी अगुवाई की। इस समय पोलैंड की सरकार पहले से कमजोर थी। सोवियत संघ से मदद की भी पहले जैसे भरोसा ना था और अर्थव्यवस्था में तेजी से गिरावट आ रही थी। अप्रैल 1989 में यानी 1889 में लेक वालेसा के साथ समझौता वार्ता का एक और दौर चला था। स्वतंत्र चुनाव कराने की मांग मान ली गई थी। सोलिडेरिटी ने सीनेट के सभी 100 सीटों के लिए चुनाव लड़ा और उसे 99 सीटों पर सफलता मिली। अक्टूबर 1990 में पोलैंड में राष्ट्रपति पद के लिए पहली बार चुनाव हुए जिसमें एक से ज्यादा दल हिस्सा ले सकते थे। लेक वालेसा को पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। लोकतंत्र की दो विशेषताएं। लोकतंत्र सरकार वह रूप है जिसमें लोग अपनी मर्जी से सरकार चुनते हैं। लोकतंत्र की दो विशेषताएं इस प्रकार हैं। सिर्फ लोगों द्वारा चुने गए नेताओं को ही देश पर शासन करना चाहिए, यानी जो चुने हुए नेता ही हैं सिर्फ उन्हें ही देश पर शासन करना चाहिए। लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी, संगठन बनाने और विरोध करने की आज़ादी जरूर है। लोकतंत्र के तीन नक्शे। लोकतंत्र के तीन नक्शे। 1900 तक विश्व में कुछ लोकतांत्रिक शासन वाले थे जैसे अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड आदि। 1950 तक दुनिया के अधिकांश उपनिवेशों को राजनीतिक आज़ादी मिल गई थी जैसे भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, म्यांमार आदि। 1975 तक अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो चुकी थी, जबकि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक सरकार का तानाशाहों द्वारा उखाड़ फेंका गया था। सन 2000 आते आते अधिक देश लोकतंत्र का अनुसरण करने लगे। सोवियत संघ के विघटन तथा अन्य लोकतांत्रिक देशों का समर्थन में लोकतंत्र के लिए मार्ग प्रशस्त किया। लोकतंत्र विस्तार के विभिन्न चरण। 1779 की फ्रांसीसी क्रांति ने फ्रांस में टिकाऊ और पक्के लोकतंत्र की स्थापना नहीं की थी, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति ने
पूरे यूरोप में जगह जगह पर लोकतंत्र के लिए संघर्षों की प्रेरणा दी। 18वीं और 19वीं सदी में राजनीतिक घटनाक्रमों में राजशाही और सामंत वर्गों की शक्तियों में कमी कर दी थी। 1776 में उत्तर भारत में अमेरिका में स्थित ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को आजाद घोषित करा दिया। एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात आधुनिक अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में भी मतदान का अधिकार पुरुषों को सीमित था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले सभी वयस्कों, औरत या मर्द, अमीर या गरीब, श्वेत या अश्वेत, गोरे या काले, मतदान देने का अधिकार देने की मांग कर रहे थे। इसे सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार या सार्वभौम अधिकार कहा गया जाता है, जिसमें सभी लोगों को, सभी वर्ग के लोगों को चुनाव डालने यानी मतदान डालने का अधिकार था। यूरोप, उत्तरी और दक्षिण अमेरिका के देशों में सबसे पहले आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना हुई। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरण। 1779 फ्रांसीसी क्रांति में लोकतंत्र की स्थापना की थी, लेकिन विभिन्न फ्रांसीसी क्रांति लोकतंत्र के संघर्षों की प्रेरणा दी थी। 18वीं सदी राजनीतिक घटनाओं और राजशाही सामंत वर्ग की शक्ति में कमी कर दी थी। 1776 में उत्तर अमेरिका में ब्रिटिश उपनिवेशों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। एक साथ मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। 1787 में उन्होंने एक लोकतांत्रिक संविधान को मंजूर किया, लेकिन इस व्यवस्था में मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित था। लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने वाले वयस्कों, अमेरिका गरीब या ये हमने दोबारा आ गया। अब पढ़ते हैं उपनिवेशवाद का अंत। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के तत्काल बाद अनेक देशों ने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अपना ली, जबकि अधिकांश देशों में लोकतांत्रिक समय तक कायम नहीं रह सकी। पश्चिमी अफ्रीका का घाना देश ब्रिटिश उपनिवेश था। इसका नाम गोल्ड कोस्ट था। 1957 में देश आजाद हुआ। यह अफ्रीका का सबसे पहले आजादी पाने वाला देश में से एक था और इससे अनेक अफ्रीकी देशों को आजादी के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा मिली। आजादी के बाद एनाक्रुमा, जिन्होंने घाना की आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाई थी, घाना के पहले प्रधानमंत्री और फिर राष्ट्रपति बने। उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया था, लेकिन थोड़े समय बाद ही 1966 में ही सेना ने तख्ता पलट कर दिया। घाना की तरह अधिकांश अफ्रीकी देशों का रिकॉर्ड कमोबेश इसी तरह रहा। हाल का दौर। लोकतंत्र की दिशा में ज्यादा तेजी से कदम उठाने का सिलसिला 1980 के बाद शुरू हुआ। सोवियत संघ के बिखराव के साथ यह प्रक्रिया और तेजी से हुई। सोवियत संघ में कुल 15 गणराज्य थे जो स्वतंत्र देशों के रूप में सामने आए, जिनमें अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था ही अपनाई। लैटिन अमेरिका ने अनेक देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की। 1990 के दशक में पाकिस्तान और बांग्लादेश में सैनिक शासन की जगह लोकतंत्र का आगमन हुआ, लेकिन यह बदलाव अस्थायी नहीं थे और 1999 में जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में फिर से सैनिक शासन कायम कर लिया था। नेपाल में राजा ने अपने अधिकार चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार को सौंपे और खुद संवैधानिक प्रमुख बने रहे। 2005 में नेपाल के नए राजा ने चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया यानी हटा दिया और पिछले दशक में लोगों को दी गई राजनीति आजादी को समाप्त कर दिया। 1947 में भारत, 1948 में श्रीलंका में और पड़ोसी देश म्यांमार औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ और इसने लोकतंत्र को अपनाया, लेकिन 1962 यानी 1962 में सैनिक तख्ता पलट से लोकतंत्र का क्या हो गया, अंत हो गया। 1990 में आंग सान सू की की अगुवाई वाले नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी ने चुनाव जीते, परंतु म्यांमार के फौजी शासकों ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया और चुनाव परिणामों को मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्होंने आंग सान सू की अगुवाई समेत चुने हुए लोकतंत्र समर्थक नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया या उनके घर में नजरबंद कर दिया गया।
नजरबंदी की सजा झेलने के बावजूद आंग सान सूची ने लोकतंत्र के लिए अपना अभियान जारी रखा। उनके संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली। उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला। सन 2005 तक करीब 140 देशों में बहुदलीय प्रणाली के तहत चुनाव कराए जाते थे। यह संख्या पहले कभी इतनी अधिक नहीं रही थी। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। दुनिया की ऐसी कोई सरकार नहीं जिसके द्वारा बनाए गए कानून दुनिया भर के लोगों पर लागू होते हैं हों, पर दुनिया में ऐसी कई संस्थाएं हैं जो आंशिक रूप से ऐसी सरकार के कुछ काम करती हैं। यह संगठन विभिन्न देशों पर लोगों पर उसी तरह नियंत्रण नहीं रख सकती जैसे कोई सरकार रखती है, लेकिन ये नियम बनाते हैं जो सरकारों के कामकाजों की सीमा तय करते हैं, उनके लिए दिशा निर्देश जारी करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ। यह दुनिया भर के देशों का एक वैश्विक संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक निकाय और सामाजिक समता के मामले में परस्पर सहयोग स्थापित करने में मदद करता है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव उसके मुख्य प्रशासनिक अधिकारी हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक ही संस्था है जिसकी विभिन्न देशों के बीच सुरक्षा शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बांधकर गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। फिर आता अगला IMF, राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जब सरकार को पैसे की जरूरत होती है तब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक सरकारों को ऋण देती है। उधार देने से पहले संस्थाएं संबद्ध सरकार से अपना हिसाब किताब दिखाने को कहती है और उनकी आर्थिक नीतियों के बदलाव का निर्देश देती है। क्या यह निर्णय लोकतांत्रिक है? विश्व स्तर पर अनेक ऐसी संस्थाएं हैं जो विश्व सरकार का काम करती हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक निर्णय नहीं लेती हैं। सभी समान सदस्यों को स्वतंत्रता और बराबरी की भागीदारी भी नहीं मिलती है। संयुक्त राष्ट्र का मामला। संयुक्त राष्ट्र के सभी 193 सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक एक वोट मिला हुआ है। महासभा का स्वरूप काफी कुछ संसद की तरह है जिसमें सभी तरह की चर्चाएं होती हैं। इसकी बैठक सदस्य देशों के प्रतिनिधि द्वारा चुने गए अध्यक्ष की अगुवाई में हर साल चलती है, लेकिन विभिन्न देशों के बीच टकराव की स्थिति में महासभा कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती। संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के 20 सदस्य महत्वपूर्ण फैसले लेते हैं। परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं। परिषद के कितने अस्थायी सदस्य हैं? 5, जिसमें अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन। बाकी 15 सदस्यों को चुनाव आम सभा 2 वर्ष के लिए ही करती है, परंतु असली ताकत 5 अस्थायी सदस्यों के हाथ में ही होता है। इन अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार मिला है। अगर कोई अस्थायी सदस्य देश इस अधिकार का प्रयोग करता है तो सुरक्षा परिषद उसके मर्जी के खिलाफ बगावत या फिर उसे वीटो का पावर छीन भी सकती है। अगर उनके खिलाफ करता है तो उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी कर सकते हैं। और ये वीटो पावर केवल 5 देशों के पास है। वो कौन कौन से हैं अस्थायी सदस्य हैं? जो अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। Thanks for watching my video. Like, comment and share and subscribe my channel.